बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए आज हम आज के इस सेशन में आपकी एक पोयम डिस्कस करेंगे और पोयम एंटाइटल्ड फॉर एन ग्रेगरी किसके द्वारा लिखी? बाई विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहेंगे, वेरी अटेंटिवली आपको इसको समझना है। हम सबसे पहले इसको बेसिक रूप से समझने के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पोइट एंड पोयम और पोएम के स्ट्रक्चर को, थीमेटिकल, इसमें यूज होने वाले लिटरेरी फिगर्स और इसके अप्रोचेज और लास्ट में मैसेज समझेंगे। उसके बाद हम इसके टेक्सुअल स्टेंजाज को लेके और इसका अंडरलाइंग मीनिंग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जितने भी टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वेरी इजी, यू वुड एबल टू आंसर देम। ओके, तो लीजिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पोइट की। पोइट कौन है बच्चों? हमारी जो पोयम कंपोज की, इस पोइट का नाम है विलियम बटलर येट्स। क्या नाम है? विलियम बटलर येट्स। और विलियम बटलर येट्स को W.B. येट्स के नाम से बोला जाता है लिटरेचर में। आपके इस पोयम में जो टेक्स्ट में है उसमें भी ऐसा ही लिखा है, राइट? तो चलो देखो, was born 13 जून 1865 और सैंडी माउंट डबलिन में इसका जन्म हुआ। कहां पर है डबलिन? डबलिन है आयरलैंड में। कहा? आयरलैंड में, डबलिन में इसका जन्म हुआ एंड डाइड 28 जनवरी 1939 और जनवरी 1939 में इसका जन्म हुआ। मृत्यु हुई कहां पर? मेंटन यानी फ्रांस में। अब देखिए ये बात ध्यान रखने की है, जनरली जन्म तो कहां हुआ? डबलिन में। ओके, डबलिन कहां? आयरलैंड में। और इसकी डेथ हुई फ्रांस में। आपके इस लेवल से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन फिर भी जब हम बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसका जो जन्म है वो आयरलैंड में हुआ और इसकी डेथ कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। ओके, was one of the most greatest आयरिश पोइट। आयरलैंड का पोइट, उसको हम क्या बोलेंगे? आयरिश पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, है ना बच्चों? इसकी आपके जो है बर्थ और इसकी डेथ से आपको समझ आ रहा है कि 20th सेंचुरी का पोइट है और 20th सेंचुरी के कंटेम्परेरी जो पोइट्स है उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस आयरिश पोइट्स में से ये एक है। वाज एन आयरिश नेशनलिस्ट। एक और चीज है, आपने हिंदी लिटरेचर में पढ़ा होगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य जैसे राष्ट्रवादी और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हुआ करता था, देशभक्ति से, ऐसा ही ये नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कवि माना जाता है ना? देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखने के लिए जाना जाता है एंड इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड मैथोलॉजीज। दो इसकी बातें विशेष ध्यान रखनी है आपको। ये फोकलोर मीन्स और मिथोलॉजी, ये दोनों सिमिलर। मिथोलॉजी से मतलब है कथाएं, है ना? हर साहित्य में होती है, तो ये कथाओं में, और कथाओं के लिए जाना जाता है अपनी पोइट्रीज में, इनमें। हिज लिटरेरी मोमेंट आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, सेल्टिक रिवाइवल लेटर एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म, है ना? तो आप समझ गए होंगे, जब 20th सेंचुरी का पोइट है और वो नेशनलिज्म से भरा हुआ है, तो फिर वो क्या है? ट्रेडिशनल जितने भी चीजें थी अनडेमोक्रेटिक, उनके अगेंस्ट ये एक क्रांतिकारी कवि था, राष्ट्रवादी कवि था। और आगे जाकर मॉडर्निज्म, तो मॉडर्निज्म से मतलब है मॉडर्न जो पोइट्री है वो पोइट्री अपने आप से रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टेल ट्रेडिशंस एंड ट्रेंड्स। तो ये कविता में भी विलियम बटलर येट्स ने किया।
अब देखो आप बात कर लो बच्चों पोयम की। पोयम है ना आपकी, बहुत प्यारी पोयम है। इस पोयम की आप बात करो, है ना। नाम याद है आपको, फो एन ग्रेगरी। उसमें फो प्रिपोजिशन यूज हुआ है। उसका मतलब है कि फो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लिखा गया है। फो किसके लिए लिखा गया? एन ग्रेगरी के लिए। कविता की बात करें, रिटन इन 1933, तो एक बात यह है बच्चों, ये 1933 में लिखी गई। शॉर्ट लिरिकल कंपोजिशन। आपको ये तो अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पोइट्री। पोइट्री को समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमने एक बेसिक आपको हमारे वीडियोस के थ्रू एक सेशन में इस तरह से डिस्कस किया कि आपका जितनी भी पोयम्स है, लिरिक इज द मदर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द पोयम्स। सारी जितनी भी पोयम्स होती है उनकी फॉर्म्स की मदर, मूल आपका लिरिक होता है। और फिर जब उसमें कोई विशेषता होती है तो वो पर्टिकुलर फॉर्म में मानी जाती है। कविता का टाइटल क्या बच्चों? टाइटल वेरी सिग्निफिकेंटिव। टाइटल बड़ा सिग्निफिकेंटिव है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक है। का एन ग्रेगरी। इसमें देखो एन ग्रेगरी कौन है पहले जान लो आप। द ग्रांड डॉटर ऑफ एट्स फ्रेंड लेडी आगस्टा ग्रेगरी। यहां देखिए विलियम बटलर एट्स की फ्रेंड क्या था? लेडी आगस्टा ग्रेगरी। ये उसकी फ्रेंड है पोइट की। और ये लेडी आगस्टा जो ग्रेगरी है उसकी ग्रैंड डॉटर है। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाए ये हु वाज एन ग्रेगरी, एन ग्रेगरी कौन है? तो ग्रैंड डॉटर ऑफ लेडी आगस्टा ग्रेगरी। अब स्ट्रक्चर की बात कर लो भाई, इस पोइम का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए बच्चों, इसमें स्ट्रक्चर पे हम ध्यान देंगे तो 3 स्टेंजाज है, 3 स्टेंजा है इस पोयम में। ओके, ईच मेंटेनिंग 8 लाइन्स, और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। तो अब आपका हो गया, यदि आप टोटल लाइन की बात करेंगे तो 24 लाइन्स हो गई आपके लिए। फॉर्म देखो, इस पोयम की फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में है? तो ये ड्रामेटिक, ड्रामेटिक देखो, ड्रामेटिक डायलॉग है ना। ड्रामेटिक से आप कंफ्यूज नहीं होना, वहां लिटरेचर में ड्रामेटिक मोनोलॉग इस तरह के वर्ड्स में आते हैं। ये क्या है? ड्रामेटिक डायलॉग। और ड्रामेटिक डायलॉग 2 व्यक्तियों में फेस टू फेस पोयम में हम देखेंगे इसकी नीटिंग में। जोनर की बात कर लो, ये पोयम क्या जोनर रखती है? तो फिलोसॉफिकल है और रिफ्लेक्टिव लिरिक है, बहुत दार्शनिक है, बहुत बड़ा दर्शन इस पोयम में है। बहुत बड़े दार्शनिक तरीके से कवि इस पोयम में बात करता है। मीटर भी देखो आप, तो मीटर तो पोइट्री में जो एक प्रोमिनेंट डोमिनेटेड मीटर होता है, वो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा होता है? आयमिक पेंटामीटर। लेकिन ये जो मॉडर्न पोयम्स हैं, फ्री वर्स पोयम्स हैं, तो इनमें मीटर वेरिएंट होता है। इसमें मीटर एक रेगुलर मीटर नहीं होगा। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही बच्चों, इसमें मीटर में वेरिएशंस है। राइम स्कीम देख लो, इस पोएम की राइम स्कीम जब निकालोगे तो एक स्टेंजा की निकाली हमने, तो उसमें राइम स्कीम आपकी ए बी सी बी डी बी ई बी, और इसी तरह से हर स्टेंजा में ये चलेगी, आप देखेंगे पोएम में। अब देखो आप, हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं भैया, ओके, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या पता लगता है? स्टेंजाज का, लाइंस का, ये पता लगता है स्ट्रक्चरल स्टडी में। लेकिन इसको थीमेटिक व्यू पॉइंट से भी हमें देखना होता है। हो सकता है एक पोएम में 10 स्टेंजा हो, तो वहां तो क्या आ गया? 10 स्टेंजाज। लेकिन उन 10 स्टेंजा में थीमेटिक तरीके से 2 तरह की बात की हो, तो फिर अब थीमेटिक डिवीजन कितने हो जाएंगे?
दो। ऐसे थीमेटिकल तरीके से इस पोयम का जब हम स्टडी करते हैं तो इसके 3 डिवीजन है, और 3 डिवीजन 3 स्टेंजा है इसमें। तो आप देखिएगा स्टेंजा जो फर्स्ट है वो फिलोसॉफिकल और फिजिकल ब्यूटी बताता है। इसमें क्या होगा, अभी हमारी पोयम का टेक्स्ट हम लेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसमें एन ग्रेगरी जो कि एक कैरेक्टर है, एक वमन कैरेक्टर है। दूसरा इसमें एक और यूथ, एक मैन, एक युवा और एक युवती के बीच का डायलॉग है। ओके, तो यहां आप देखेंगे कि पहला जो स्टेंजा है उसमें तो फिजिकल ब्यूटी की बात की है, और दूसरा जो स्टेंजा है उसमें इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी से आप समझ गए ना क्या होगा, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात की है। और आपका थर्ड जो स्टेंजा है उसमें यूनिवर्सल फिलोसफी को देते हुए कवि ने कहा डिवाइन लव, और डिवाइन लव से मतलब है यहां आपको स्टेंजा में मिलेगा गॉड। डिवाइन से मतलब गॉड, एंड दैट मीन्स एनी लव ऑफ गॉड। ये हमारा थीमेटिकल इसका डिवीजन है। ओके, क्लियर है। अब देखो बात कर लो बच्चों कि इसकी थीम क्या है भाई पोएम की, हमें ये पोएम सिखाना क्या चाह रही है। तो थीमेटिकली दिस पोएम इज वेरी फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव, बड़ी दार्शनिक दर्शन से भरी हुई कविता है। ओके, टीचिज, अब देखिए ये पोएम हमें सिखाती है, क्या सिखाती, दैट फिजिकल ब्यूटी इज द अट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बात मैंने भाई, और इसी से आपके सारे आंसर्स फॉर क्वेश्चंस बनेंगे। क्या सिखाती है पोयम, पूरी दुनिया, पूरा संसार फिजिकल ब्यूटी मीन्स मटेरियलिस्टिक, भौतिक वस्तुओं के भौतिक आकर्षण के पीछे लगा है ये। और नो वन लव्स, कोई भी यानी नहीं चाहता एट हार्ट। ओके, प्रेम, कोई भी प्रेम नहीं करता दिल से, मीन्स इंटरनल। ओके, स्पिरिचुअल लव नहीं करता कोई, संसार कौन सा लव करता, फिजिकल। यहां तो फिर कौन है आपको, गॉड इज अवर टू लवर। देखो बहुत ही प्यारी बात कही है, हमारा यदि सच्चा प्रेमी है, सच्चा चाहने वाला है, तो वो है ईश्वर, गॉड, ऑलमाइटी पावर, डिवाइन सुप्रीम पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, उसकी बात की गई है। तो देखो यदि हम बात कर लेते हैं बच्चों के सिंबल्स क्या क्या यूज हुए इसमें। ओके, सिंबल्स भी समझना बहुत जरूरी है। कविता के ताने बाने में, स्टेंजाज में, निटिंग में हम देखेंगे गोल्डन हेयर, ये आएगा गोल्डन हेयर। तो गोल्डन हेयर किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये है फिजिकल ब्यूटी को। ओके, एन ग्रेगरी ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एन ग्रेगरी जो एक लड़की है, मीन्स वमन, यूथ, युवा स्त्री। तो ये किसको, ह्यूमन इंडिविजुअलिटी को ये आपकी लीड करती है, ये सिंबोलिसिज्म यानी उसका रिप्रेजेंटेशन है। और आपका ओल्ड रिलीजियस मैन, इसमें ओल्ड रिलीजियस मैन की बात की है, तो ओल्ड रिलीजियस मैन कौन है, गॉड्स अनकंडीशनल लव। देखिए संसार के जितने भी लोग हैं, कोई सा भी रिश्ता है, वो क्या करते हैं, कंडीशनली लव करते हैं, हमें शर्त या प्रेम करते हैं, वो अपने फायदे के लिए प्यार करते हैं। जबकि यहाँ दुनिया में केवल गॉड, ईश्वर जो है उसका हमारे प्रति क्या है, अनकंडीशनल लव। देखो दुनिया में कितनी हमारे मानव के लिए विचित्र चीजें ईश्वर ने दी, प्रकृति ने दी। आप बताओ क्या कोई शर्त लगा के हमें उपलब्ध कराता है गॉड, नहीं। तो ये बात इसमें की गई है। अब आप ले लो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फिगर्स क्या क्या यूज हुए भाई। तो एक तो इसमें मेटाफर है, मेटाफर यू हैव गॉन थ्रू इन सेवरल पोएम्स, पर्सोनिफिकेशन है,
एलिट्रेशन, एसोनेंस भी है इसमें, रेपिटेशन, रेटोरिकल और आपका एंटीथीसिस एटसेट्रा, इनका यूज हुआ है इसमें। और बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अब आप में इंटरेस्ट टू पोइट्री डेवलप हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने 8th 9th स्टैंडर्ड भी पोइट्री पढ़ी, अब बहुत समझने लग गए होंगे। और ये आपके करियर में, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव करियर में, ये हमेशा रहेगा। ओके, चलो आप इस कविता के मैसेज की भी बात ले लो, फिर हम टेक्स्ट को लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, मैसेज क्या है, याद है ना आपको, किसी भी राइटिंग का कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज होता है, और उसका मेन जो फोकस है, मेन जो उसका एम है, मेन जो मोटो है, वो कोई ना कोई मैसेज छोड़ना है। तो हमारी इस पोएम को भी हम लेते हैं और इस पोएम के मैसेज की बात करते हैं। तो देखो, पोइट ओपाइंस, कवि अपना विचार देता है क्या, दैट ट्रू लव शुड वैल्यू, ओके, सच्चे प्यार को ही महत्व मिलना चाहिए, सच्चे प्यार को ही महत्व दिया जाना चाहिए। और सच्चा प्यार समझ गए आप, स्पिरिचुअल लव ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पिरिट वी शुड लव एंड द पर्सन रादर देन मियरली द पर्सन्स आउटवर्ड अपीयरेंस। व्यक्ति के बाह्य रूप बेस्ड लव नहीं होना चाहिए, जबकि संसार क्या करता है बच्चों, संसार में यही रवैया है, संसार उसके बाह्य रूप को देखकर उसे प्यार करता है। दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज नॉट फिलोसॉफिकल। ओके, ये आपका मैसेज है। अब आप ले लीजिए, जब पोएम को लेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले खूबसूरत आपके पास बुक है, आप बुक भी खोल के बैठा करें। और थ्रू आउट हम आपसे बार बार रिपीटेडली एडवाइजरी आपसे बात कर रहे हैं कि जब भी वीडियो को आप सुने तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ रखें। उसमें देखेंगे टेक्स्ट बुक में ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, पहला स्टेंजा आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। हमने कहा ना स्ट्रक्चरल, उस पर ध्यान देंगे। तो बच्चों तीनों स्टेंजा में इस तरह का आपको नजर आएगा, इन्वर्टेड कोमाज में है। और ये ऐसा क्यों आ रहा है नजर, क्योंकि ये डायलॉग फॉर्म में पोएम है, एक व्यक्ति बोलता है फिर दूसरा बोलता है, तो वो उसको क्वेट किया गया है, कोटेड है। ओके, उसके द्वारा अटर्ड उसके व्यूज हैं, तो ये पर्टिकुलर इसलिए किया गया। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि डायलॉग कौन किसी से बीच है भाई। ओके, एक तो ये है और एक आपका डायलॉग में इधर ये है। ओके, दो हो गए ना ये। ओके, ये तो कौन है, ये आपकी एनी है, आपकी एनी। ओके, और इसमें एक आपका कौन है, यूथ है, यूथ ये है। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, एन ग्रेगरी, ये वुमन। ओके, और ये कौन है, ये आपका यूथ मैन। ये दो के बीच में क्या है, ये डायलॉग है, दोनों के बीच में। ओके, ये दोनों बात कर रहे हैं। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जो हमारा जो यूथ है ये कौन है, ये हमारा पोइट भी कहा जा सकता है। इधर से कौन बोल रहा, पोइट, क्योंकि ये तो नीटिंग तो किसकी है, पोइट की है। पोइट इज पुट डायलॉग इन द माउथ पीस ऑफ द डिपिक्टेड कैरेक्टर्स। हमेशा यदि पोइट्री में राइटिंग में बात की जाए तो इसका मेन कैरेक्टर, हिडन कैरेक्टर कौन होता है, राइटर होता है। कैरेक्टर्स के डिपिक्टेशन से वो बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, एन ग्रेगरी है, ये कौन है, यूथ वुमन है, एक युवती है। और ये कौन है, आपका यूथ मैन है, एक युवा है। दोनों के बीच में डायलॉग बातचीत है। उस बातचीत से हमें समझ आएगा
यहाँ क्या कैसे पॉइंट बोल रहा है देखो। अच्छा पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, ताकि देखो ये यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है भाई, यहाँ नहीं है आपका, यहाँ नहीं है, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है। ये आपका लिटरेचर में है राजा एंजाम्बमेंट। क्या है ये? एंजाम्बमेंट। तो एंजाम्बमेंट का यूज हुआ, कवि कहता है किसके थ्रू, माउथ पीस ऑफ द कैरेक्टर्स। क्या कह रहा है? नेवर सेल अ यंग मैन। ये देखो क्लियर हो गया कौन है, एक तो यंग मैन है करेक्टर, थ्रोन इनटू डेस्पेयर। कोई भी युवा निराश नहीं होगा। देखो ध्यान से, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। किसी भी युवा को निराश नहीं किया जाएगा। अब यहां नेवर शैल का यूज हुआ तो ये सर्टेनिटी को बताता, बिल्कुल नहीं होगा। क्या? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, और क्या, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। तुम्हारे तुम्हारे अब तुम्हारे किसकी बात चल रही है? एन ग्रेगरी की बात चल रही है, उस युवती की बात चल रही है। कौन से बाल? हनी कलर्ड। हनी कलर्ड बाल, देखिएगा हनी कलर्ड, और हनी कलर्ड से मतलब है येलोइश। तुम्हारे येलोइश रंगे सुंदर बाल, दैट मीन्स यहाँ क्या है? फिजिकल ब्यूटी। तुम्हारी जो सुंदरता है किसी भी युवा को निराश नहीं करेगी। रैम्पार्ट्स एट योर हेयर, है ना, आपके कानों के ऊपर। इसका मतलब है बड़े बड़े जो बाल है ना उस युवती के, वो कैसे कानों के पार तक लटके हुए हैं, है ना। और वो लटके हुए हैं कैसे कलर में है? हनी कलर्ड, येलोइश। तो यहां क्या कह रहा? रैम्पार्ट से मतलब प्रोटेक्टिव, है ना। तुम्हारे ये जो बाल हैं सुंदर बाल, मीन्स तुम्हारी जो फिजिकल जो अट्रैक्शन है किसी भी युवा को निराश नहीं करेगा। दैट मीन्स एवरी यूथ विल बी अट्रैक्टेड बाय योर फिजिकल ब्यूटी, है ना। क्योंकि संसार की बात बताइए, दुनिया के लोग बाह्य आवरण को प्यार करते हैं, बाह्य आवरण से अट्रैक्ट होते हैं। ये युवती यहाँ जो बताई है, इसके बड़े घने बाल हैं, कानों से नीचे तक लटके हुए बड़े लूजन्ड एयर, और कैसा? हनी कलर्ड। कोई भी युवा निराश नहीं होगा, तुम्हारी ये सुंदरता निराश नहीं करेगी। दैट मीन्स एवरी यूथ विल बी अट्रैक्टेड बाय योर दिस फिजिकल ब्यूटी। यहां लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहां देखिए बड़ा कवि ने फिलोसफिकल तरीके से बात की है। क्या बात करना चाह रहा है? यहां आपका एंटीथेसिस का प्रयोग हो रहा है। पहली लाइन में लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, मात्र तुम्हें प्यार करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर। अब देखो यहां ऊपर तो क्या कहा कि तुम्हारे ये हनी कलर्ड पीले रंग के घने बाल किसी भी युवा को निराश नहीं करेगा। और यहां लाइन में कहा कि मात्र तुम्हें प्यार करेगा, दैट मीन्स आपके बाह्य आकर्षण को नहीं, तुम्हें इंटरनली प्यार करेगा। यहां कवि का एंटीथेसिस के द्वारा जो उसने अप्लाई किया उसमें यह है कि जनरली हैबिट तो यह है, संसार का तरीका तो यह, रवैया तो यह है कि वे फिजिकल सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे यहाँ एक कैरेक्टर युवा को प्रेजेंट किया, डिपिक्ट किया और निटिंग में डायलॉग किया। लेकिन यहाँ कवि एक और बात कहता है कि इंटरनल प्यार ही प्यार होता है, नॉट द फिजिकल अट्रैक्शन। ये पूरा स्टेंजा आपका फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहा है। और फिजिकल ब्यूटी में
Internally, poet doesn't prefer that physically be loved. Poet here indirectly wants to send philosophizes. कवि philosophizes कर रहा है that love is at the spirit level. Spiritual love is in the account of the credibility. स्पिरिचुअल लव ही क्रेडिबिलिटी अकाउंट में हो, ये आपकी पोयम का पहला स्टेंजा क्लियर है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ओके, इसमें हम बात कर रहे थे, तो इसमें देखिएगा आपका फो यो, आपका ओ का साउंड है, ये आपका यो, ये आपका येलो, ये जहां जहां भी है, तो ये आपका वावल है, और वावल का साउंड इंटरनल राइम में लाइन में क्या कहलाएगा आपका बच्चों? आपका ये एसोनेंस, एसोनेंस का यूज है। ओके, और आप देखेंगे इसमें तो आपके जैसे मेटाफर है, आपका जैसे आपका जैसे पर्सोनिफिकेशन है ना, इस तरह से आप इसमें देखेंगे। आगे का स्टेंजा लेते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब आपका इस डायलॉग से लॉजिकली यहां आई कौन है? यहां वो लड़की, लड़की कौन? यूथ कौन? युवा, युवती कौन? बताया एन ग्रेगरी। तो कह रही बाट लेकिन आई कैन गेट हेयर डाई, मैं मेरे बालों को कलर्ड करवा सकती हूँ। ये जो हनी कलर्ड जो मेरे सुंदर बाल है ना, मैंने कलर भी तो करा सकती हूँ। ओके, एंड सेट सच कलर देयर, और उसमें इस तरह के कलर में सेट कर सकती हूँ। क्या क्या? ब्राउन, ब्राउन कलर, और ब्लैक, और कैरेट। देखो, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, तो फिर क्या होगा? यदि मैंने बाल कलर करवा लिए, आज कवि ने कहा कि योर फिजिकल अट्रैक्शन ड्यू टू द हनी कलर्ड। ओके, हनी कलर जो कि आकर्षण का केंद्र है, सेंटर है। कोई भी युवा तुम्हारी इस सुंदरता से निराशा में नहीं होगा, से मतलब एवरीवन विल लव यू। ओके, लेकिन वो तर्क देती है, या लॉजिकली कवि कह रहा है, लड़की, युवती जो कि इस नीटिंग का यानी डिपिक्टेशन का पार्ट है, उसकी तरफ से डायलॉग है, व्यू ऑफ दैट यूथ वुमन। वो युवती कहती है कि यदि मैंने भिन्न भिन्न कलर्स में मेरे बालों को कलर करवा लिया, अब आप देखो, डाई हेयर, हेयर कलर कराने का दो तीन चीजों से मतलब है। जैसे मान लीजिएगा यूथ जो एज होती है, यूथ में क्या रहते हैं? बाल हनी कलर्ड। विदेशों में आप यहाँ के हिसाब से मत समझो, हनी कलर्ड ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ओके, लेकिन एज के अकॉर्डिंग एज्ड, एज्ड उसकी उम्र बढ़ती गई, तो यहाँ लॉजिकल तार्किक ये तर्क है कि क्या फिर भी उम्र बढ़ने के साथ भी ये युवा प्रेमी क्या ऐसे कंटिन्यू चाहते रहेंगे? ये तर्क दिया कि मैं मेरे बालों को इस तरह के कलर में करा लूं, जैसे ब्राउन, ब्लैक, कैरेट। आपको याद है ना, ब्राउन में बी और ब्लैक में बी, किसका? ये आपका एलिट्रेशन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है बच्चों? एलिटरेशन। जानते हो ना आप एलिट्रेशन? साउंड बेस्ड। ओके, दैट यंग मैन, अब यहां देखो, वहां था मैन या यंग मैन, यंग मैन आया, तो ये इस बात का प्रतीक है कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल बात है। यहां प्लूरल में दिया, तो इससे क्या मतलब है? यूनिवर्सल है। इन डेस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair. ओके, यहां वही है, मैं पॉसिबल बोल रही है, पॉसिबिलिटी है, लव मी ये एलिट्रेशन का प्रयोग है, फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ये कहती है, मीन्स इसके द्वारा ये कहा गया, पोइट ये कहना चाह रहा है
कि कोई यदि हनी कलर्ड ब्लैक और कैरेट कलर्ड बालों के बिहार पे यदि कोई प्रेम करता है तो उसे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। पोइट इनडायरेक्टली थ्रू द माउथ पीस डिपिक्टेशन हैज पुट इन द माउथ पीस ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और कवि कहना चाह रहा है कि वो प्यार जो फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड है, लव है ना, दैट्स बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। ओके, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड जो प्यार है ये सी डजंट लाइक, वो इसे प्यार को पसंद नहीं करती है, डजंट लाइक। तो उसे क्या चाहिए? स्पिरिचुअल लव चाहिए उसे, स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल लव क्या है? दैट इज द परमानेंट, और यही परमानेंट प्यार है। तो वो कहा गया इसमें, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर है। क्या कहा? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं मेरे बालों को क्या करवा सकती हूँ? रंगवा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, और उनमें ऐसा रंग रंगवा सकती हूँ। क्या? ब्राउन, ब्लैक, कैरेट। कैरेट तो जानते हो ना, बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ कलर को क्लेरिफाई और क्लियर करने के लिए हम बोल देते हैं गाजरी। ऐसा कलर है आजकल, ऐसा बहुत जो है वो उसमें चल रहा है ट्रेंड में भाई। आजकल बच्चे आपकी उम्र के बात को समझते नहीं है ना, बाल डिफरेंट कलर करवाते हैं ना, दैट इज नॉट गुड। ओके, यहाँ पोइम का कंटेंट है, मैं लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। अरे भाई मुझे तो ऐसा चाहिए। क्या? कैसा चाहिए? ये लाइन आपकी बताती है कि मुझे माई सेल्फ मीन्स एट द अकाउंट ऑफ अ स्पिरिट, अ लवर that should love me spiritually, not my yellow hair। मेरे इन सुनहरी बालों को चाहने वाला नहीं, मुझे आत्मिक अंतर्मन से चाहने वाला प्रेमी चाहिए। कवि ने डायलॉग में ये रखा। फिर देखो, आई हर्ड, मैंने सुना है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक ओल्ड रिलीजियस मैन को कहते हुए सुना है। क्या सुना? आपको याद है ना, W.B. येट्स मिथोलॉजिकल पोइट है, वो फोरलॉक और मिथोलॉजीज के लिए जाना जाता है। इसने यानी कहा, मैंने एक धार्मिक रिलीजियस, और रिलीजियस धार्मिक से क्या मतलब है बच्चों? धार्मिक से मतलब है बिब्लिकल। बाइबल में ऐसा कहा गया, आगे लाइन भी आएगी टेक्स्ट, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God। क्या? देखिएगा, उसने ये कहा कि कल उसे टेक्स्ट का मतलब यहां है बच्चों, आप ले सकते हैं बाइबल। बाइबल मीन्स इन बाइबल, हैड फाउंड उसने जाना से मतलब है एक्सपीरियंस्ड, उसने समझा, सोचा, क्या पाया? दैट ओनली गॉड। यहां देखिएगा कि केवल ईश्वर, माय डियर, और माय डियर ईश्वर सबसे प्यारा प्रेमी दुनिया में कौन है? ये सब्सटेंस ऑफ द बाइबल, ये बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर ही हमारा सच्चा चहेता है। कुड लव यू, देखो, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वही हमें प्यार करता है। संसार के लोग सांसारिक बंधनों, सांसारिक यानी फायदों के लिए कंडीशनड लव, वर्डली लव इज कंडीशनड लव, एंड गॉड्स लव अनकंडीशनल लव। ईश्वर का जो प्यार है मानव जाति के प्रति वो कैसा है? बिना शर्त, एंड नॉट योर येलो हेयर। क्या? येलो हेयर यहाँ पर आपका सिंबॉलिक है। येलो हेयर से क्या मतलब है? फिजिक। ओके, यहाँ आपका योर सेल्फ अलोन से क्या मतलब है? स्पिरिचुअल। वो केवल स्पिरिचुअल यानी प्यार करे। ये हमारी पोएम है जिसको हमने बहुत बेसिक तरीके से
इंट्रोडक्टरी पार्ट के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया और अब टेक्स्ट से एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ बिल्कुल आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मेट यू इन नेक्स्ट वीडियो।